Hello and welcome to our discussions on MRP, that is Material Requirement Planning, MRP 1. We also have MRP 2, which is Manufacturing Resource Planning. इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि MRP 2 जो होता है, MRP 2 जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि सारे ही रिसोर्सेज के बारे में बात करती है, जबकि MRP 1 जो है वो प्रिसाइसली एक प्रोडक्ट के बारे में, इट कम्स डाउन टू सिंगल प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अंदर भी सब प्रोडक्ट, सब असेंबली के लेवल पर जाकर के बात करता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वो एक एक आइटम के बारे में बात करता है, एक प्रोडक्ट किससे बनने वाला है उसके बारे में। जबकि मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे हर चीज़ के, हर रिसोर्स के बारे में कैलकुलेशन करती है। अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रिंटर कार्ट्रिजेस हो सकते हैं, जनरेटर के लिए डीजल हो सकता है, मशीन्स के लिए, सर्विसिंग के लिए जो ऑयल होता है वो हो सकता है, लुब्रिकेशन के लिए, वट एवर इट इज़। तो सारे रिसोर्सेज के लिए जो प्लानिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अगेन, अब वहाँ पे जब हम सबके बारे में प्लानिंग करेंगे तो हर एक चीज़ अल्टीमेटली कम्स डाउन टू एक आइटम ही तो है, एक यूनिट ही तो है, एक मटीरियल ही तो है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जब आप डिटेल में डेल्व इन करेंगे, अंदर तक जाकर के उसके बारे में सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो एमआरपी। तो इसीलिए वी हैव MRP 1, MRP 2. MRP 2 इज एक्सटेंशन ऑफ अ कंसेप्ट, बट बाय एंड लार्ज एट द हेल्म क्या है, MRP 1 ही है। तो इसलिए हम MRP की बात कर रहे हैं। नाउ लास्ट टाइम व्हेन वी क्लोज द डिस्कशन, हमने ये देखा था कि जो ऑर्डर क्वांटिटीज हैं कि कितने का ऑर्डर जाएगा। अब तक हमने 2 एग्जांपल्स देखे, उन दोनों एग्जांपल्स में इट वाज ऑलरेडी गिवन कि इतने का ऑर्डर जाता है, ए का ऑर्डर इतने का जाएगा, बी का ऑर्डर इतने का जाता है, सी का ऑर्डर इतने का जाता है जब भी ऑर्डर किया जाता है। पुराना एग्जाम्पल था, प्रीवियस एग्जाम्पल था, तो उसके अंदर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के कितना ऑर्डर साइज है, लॉट साइज है, हैंडल बार्स का क्या लॉट साइज है, तो वो प्री डिसाइडेड था। टुडे विल टॉक अबाउट लॉट साइजिंग इन MRP. We will discuss lot sizing in MRP. कि कैसे डिसाइड किया जाए कि वो जो लॉट है, जो आपको ऑर्डर साइज ऑलरेडी गिवन था, अब आप अगर मैनेजर हैं तो आप ही को तो डिसाइड करना होगा कि कितना ऑर्डर साइज रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप ज्वाइन करें और वो कहेंगे कि इतना रखा जाएगा। यू आर द प्रोडक्शन मैनेजर, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर, आप डिसाइड करके बताइए कितना मंगाया जाए। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ लॉट साइजिंग मेथड्स, देयर आर अ फ्यू मेथड्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। हर मेथड आपको कोई ना कोई एक लॉट साइज निकाल करके दे देगा कि इस लॉट साइज से आप अपना काम आगे कर लीजिए। तो लॉट साइजिंग के कौन से मेथड्स हैं उनको अगर अपन देखें तो आई विल एन्यूमरेट द मेथड्स ओवर हियर, और फिर उनमें से एक एक को हम लेकर के देखते जाएंगे। लॉट साइजिंग के लिए वी हैव EUQ मेथड, which is economic order quantity. Economic order quantity. Then we have minimum cost per period method. Minimum cost per period method. Then we have least unit cost, LUC. Least per unit cost. इसको लिखने में LUC लिख देते हैं, it is actually least per unit cost. And then we have period order quantity, POQ. Period order quantity
मेथड। पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी मेथड। एंड देन लास्ट वन इज पार्ट पीरियड बैलेंसिंग मेथड। पार्ट पीरियड बैलेंसिंग मेथड। पार्ट पीरियड बैलेंसिंग। तो अगर हम लॉट साइजिंग इन एमआरपी की बात करें तो ये सब मेथड्स हमारे पास होते हैं फॉर डिसाइडिंग ऑन लॉट साइज। तो यहां लिख देते हैं हम लॉट साइजिंग मेथड्स। These will be the lot sizing methods जिनके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, इनमें से जो MRP है वो MRP उसी तरह से चलेगी। ऑल यू नीड टू डिसाइड अपॉन इज कि एक बार आपको ये पता पड़ जाए कि हमारा लॉट कितने का रहने वाला है। जैसे प्रीवियस इंस्टेंसेस अगर हम याद करें तो प्रीवियस केसेस के अंदर हमारे को गिवन होता था, अगर फायर एक्सटिंग्विशर वाला याद करें तो वहाँ पे ऐसा गिवन था कि 650 के लॉट्स होंगे। उसके अलावा अगर आपको याद आ रहा है तो वाल्व असेंबली के टाइम हमने देखा था तो हमारे जो लॉट्स होते थे वो 350 के होते थे, 450 के होते थे। अभी जस्ट प्रीवियस वाला देखें तो उसमें कोई लॉट था, जैसे कि ई का लॉट था वो 400 का था। तो वो लॉट साइज क्या है कि हम कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ, अब वो ऑर्डर कितना का प्लेस करेंगे उसके अंदर कई सारे कैच रहते हैं। लाइक ज़्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसको रखना पड़ेगा, रखेंगे तो देयर इज कैरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। गोडाउन कॉस्ट होगा, उसकी लाइटिंग कॉस्ट होगी, उसकी कंडीशनिंग कॉस्ट होगी, कोल्ड स्टोरेज कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब ज़्यादा मंगा के रख लिया तो भी कॉस्टली है। लेकिन अगर कम कम मंगाए और बार बार आए तो बार बार आने में उसकी पोस्टेज कॉस्ट लग जाएगी, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगी। मैं किसी आदमी को भेज रहा हूँ, वो सामान लेकर के आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कम कैरी करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ज़्यादा कैरी करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका मतलब वी आर ऑन अ फिक्स। तो अब इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए वी हैव सर्टेन मेथड्स जिनके थ्रू हम ये कॉस्टिंग कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? वी हैव EOQ मेथड, देन वी हैव MCP मेथड, देन देयर इज LUC मेथड और लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट मेथड। यहां पे पर नहीं लिखा हुआ है, इट इज लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट मेथड। देन देयर इज पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी और POQ, एंड फाइनली वी हैव PPB, दैट इज पार्ट पीरियड बैलेंसिंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लॉट साइजिंग कर सकते हैं। व्हाट इज लॉट साइजिंग? फाइंडिंग आउट कितना ऑर्डर प्लेस किया जाए। MRP में जो रिसिप्ट्स होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं, आपने कितने का ऑर्डर किया। तो हाउ डू वी डिसाइड कि कितने का लॉट रखा जाए? इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इन मेथड्स को हम समझने के लिए एक क्वेश्चन यूज करेंगे, एक डेटा सेट यूज करेंगे, उसी को बार बार फिर हम यूज करते रहेंगे। 30, 50, 40, 30, 50, 40 dash. Then there is 15, 20, 20 dash. 15, 20, 20 dash. Then there is a 10 dash, 15 and 50. तो इस डेटा सेट को यूज करते हुए नाउ रिमेंबर, पुराने क्वेश्चंस को अगर हम याद करें तो MPS होता था हमारे पास, MPS होता था, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता था। दीज आर द इनपुट्स टू MRP। MRP के लिए हमारे को क्या चाहिएगा? एक MPS चाहिएगा, विच इज दिस, कि भाई कितनी कितनी डिमांड है, इस वीक में इतनी डिमांड है, दिस इज MPS। फिर एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर चाहिएगा कि किस चीज़ से क्या बनता है, A से B और C, A बनता है B और C से, C बनता है D और E से। फायर एक्सटिंग्विशर बन रहा था हमारा वाल्व असेंबली से, हैंडल बार से, सिलेंडर से। वाल्व असेंबली बन रही थी हमारी वाल्व से और वाल्व हाउसिंग से। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वी नीड MPS, वी नीड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, देन वी नीड स्टॉक ऑन हैंड एंड ऑर्डर साइज। स्टॉक ऑन हैंड कौन बताएगा? स्टोर में जाकर के पूछ लो कितना सामान पड़ा हुआ है, दे विल टेल यू। ऑर्डर साइज कैसे डिसाइड किया जाए? ये सारे मेथड्स ऑर्डर साइज के हैं। तो विल स्टार्ट विद EOQ इन दिस लेक्चर, और फिर बाकी छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर हम इन अलग अलग मेथड्स को एक साथ लेकर के देख लेंगे। सो फर्स्ट विल टॉक ऑफ EOQ मेथड। अब EOQ मेथड क्या होता है?
EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको ध्यान है तो EOQ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C, वेर A इज डिमांड फॉर पीरियड, O is ordering cost, C is carrying cost। तो ये रहेगी डिटेल्स। अब अगर हम अभी वाले क्वेश्चन को देखें, इस डेटा सेट को अगर हम देखें तो व्हाट इज बीन गिवन टू अस इज ordering cost is 250, ordering cost or setup cost is 250 पर ऑर्डर। अगर आपको इन्वेंट्री के मॉडल्स ध्यान है तो उनके अंदर क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स की बात करते हैं तो वी कॉल देम सेटअप कॉस्ट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मैं ही तो कर रहा हूं, तो मैं ऑर्डर किसको करूंगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं सेटअप कॉस्ट, और अगर बाहर से कहीं से मंगा रहे हैं तो फिर वो ऑर्डर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ओ कैन बी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑल्सो और सेटअप कॉस्ट ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज मॉडल है तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है तो सेटअप कॉस्ट, परचेज मॉडल है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज है मतलब हम खरीद रहे हैं तो ऑर्डर देके खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो वो क्या हो जाती है, सेटअप कॉस्ट हो जाती है। आइदर वेज ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इज 250 पर ऑर्डर। और उसके अलावा जो हमारे को दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, कैरिंग कॉस्ट। Carrying cost is 2.5 per unit per period। फाइन। तो हमारे को ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 250, कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 2.5 पर यूनिट पर पीरियड। एक यूनिट को अगर एक पीरियड कितना है हमारा, वीक है, तो एक यूनिट को अगर हम एक पीरियड के लिए कैरी करते हैं तो दिस विल बी दी कैरिंग कॉस्ट दैट विल इनकर, कितनी है, ₹2.5। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन है। इसी डेटा सेट के ऊपर हम सारे मेथड्स को चेक करेंगे कि हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 250, कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2.5। एक बात रह गई कि हमारी डिमांड कितनी है, डिमांड ये रही। हाँ, इसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी हुई है हमारे को। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक इज 30 यूनिट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है एंड इन लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम EOQ फाइंड आउट करेंगे। तो EOQ का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने पढ़ा था तब, इट इज अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। A इज डिमांड फॉर पीरियड, जो भी पीरियड है हमारा, O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। अगर आपका परचेज मॉडल है जहां पे आप सिर्फ परचेज करते हैं और ट्रेडर हैं कि परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ये सेटअप कॉस्ट हो जाती है। सेटअप कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप एक कारपेंटर हैं तो उसके लिए आपको मशीन सेटअप करनी पड़ती है, साइज सेटअप करना पड़ता है कि कितना बड़ा दरवाजा होगा, कहीं पे इतना बड़ा दरवाजा था, कहीं पे 3 फुट का होगा, कहीं पे 2 फुट का होगा, 2.5 फुट का होगा। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, मशीन को सेट करना पड़ता है। उस मशीन को सेट करने में जो टाइम लग रहा है उसकी जो कीमत है कि उस आदमी को इफ़ आई एम पेइंग 1000 रुपीज़ अ डे, उसमें से उसका आधा घंटा मशीन को सेटअप करने में लग रहा है, तो इसका मतलब करीब करीब 500 रुपये जो हो गए वो उसकी मशीन सेटअप के लग गए। 10 घंटे वो काम करता है, उसको 50 रुपये दिन भर का 10 घंटे का उसको 1000 रुपया देते हैं हम।
तो 1 घंटे का कितना दिया, 100 रुपये दिया। आधा घंटा अगर उसको इस मशीन को सेटअप करने में, सारी चीज़ों को फ्रेश करने के अंदर वो धार लगाते हैं जो कारपेंटर्स उसके अंदर लग रहे हैं, तो इसका मतलब 50 रुपीज़ का हमारा सेटअप हो गया, ये मशीन्स को सेटअप करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ बॉईल करनी है, मिक्स करनी है, तो उसके लिए फिर हमारे को क्या करना पड़ता है, वी नीड टू वेट कि पूरी बॉइलिंग हो सके प्रॉपरली, वो टेम्परेचर आ सके, तब हम काम कर पाएंगे। तो उस बॉइलिंग तक आने के लिए जितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे को वेट करना पड़ा, जितनी एनर्जी लग गई, वो सारा क्या है, सेटअप है। तो ये हमने इन्वेंट्री में पढ़ा हुआ है। हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज डिमांड फॉर पीरियड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे को पता पड़ गई, कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे लिए, ₹250 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹2.50 पर यूनिट। तो ये हो गई हमारी दो कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या इन दिस केस एज वी आर कॉलिंग इट सेटअप कॉस्ट, एंड देन वी हैव कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है कि एक यूनिट को अगर हम एक पीरियड तक कैरी करते हैं तो कितना खर्चा हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज आई कैरी 10 यूनिट्स फॉर 1 पीरियड, तो हर यूनिट का कितना खर्चा होता है, 2.5 रुपीज। तो ये टोटल कितना बन जाएगा हमारे लिए, 25 रुपीज। अगर 10 यूनिट्स एक पीरियड तक पड़ी रही तो एक यूनिट का 2.5 रुपया है, तो 10 यूनिट्स का कितना हो गया, 25 रुपया। अदर वे वी कुड राइट दिस इज 10 यूनिट्स का 2.5 रुपीज पर पीरियड, इसका मतलब एक पीरियड, अभी एक ही पीरियड के लिए हमारे पास रहा है मटेरियल, तो 25 रुपए। नाउ लेट अस एक्सपेंड दिस केस, जहां पे हम ये कहते हैं कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है, और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप मंगा रहे हैं सामान, ऑर्डर प्लेस किया है कितने का, 30 यूनिट्स का, तो आपका कितना पैसा लग गया, 250 रुपीज तो लग गए हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट के। अब इन 30 को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 10 यूनिट्स कंज्यूम हो गई, सेकेंड पीरियड के अंदर 15 यूनिट्स कंज्यूम हो गई, और थर्ड पीरियड के अंदर 5 यूनिट्स कंज्यूम हो गई। तो ये जो 30 थी, ऐसा नहीं हुआ कि ये ऑर्डर करते ही सारी की सारी कंज्यूम हो गई, मैंने एक साथ मंगवा करके रख लिए फॉर कमिंग पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड में कितना कंज्यूम हो गया, जैसे ही माल आया फर्स्ट पीरियड इटसेल्फ में कितना चला गया, 10। कैरिंग कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितनी आएगी, 10 × 2.5। इसकी कितनी आएगी, 15 × 2.5, 5 × 2.5। तो अगर हम सिर्फ कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कितनी होगी, 10 यूनिट्स का 2.5 रुपए से पेमेंट, 15 यूनिट्स का 2.5 रुपए से कैरिंग कॉस्ट, 5 यूनिट्स की 2.5 रुपीज से कैरिंग कॉस्ट, ये हुई कैरिंग कॉस्ट। बट कितने टाइम तक वो पड़ी रही वे भी तो डिपेंड करेगा। एक चीज मैंने 1 वीक के लिए रखी, तो हमारी बिजली कितने टाइम के लिए चली, 1 वीक के लिए। फिर अगर कोई चीज है जो 2 वीक रही, 3 वीक रही, तो उसमें बिजली कितनी लगी, 3 वीक की लगी। 1 वीक की बिजली अगर 10 रुपए आती है तो 3 वीक की बिजली 30 रुपए लगेगी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितने टाइम तक कैरी किया है। ये जो है ये आते ही मैंने कंज्यूम कर लिया, तो कितने टाइम तक कैरी किया, 0 पीरियड, आज आया और आज बिक गया। इसको कहीं पर गोडाउन में नहीं डालना पड़ा, स्टोर में नहीं डालना पड़ा, दुकान में नहीं डालना पड़ा, लाए और बेच दिया। तो इस केस में तो हमारा कुछ भी टाइम कैरी नहीं किया। वट एवर यू आर सेलिंग इन सेकेंड पीरियड, उसको आपने कितना टाइम कैरी किया, फर्स्ट पीरियड वो आपके पास पड़ा रहा। इसका मतलब उसको कितना पीरियड कैरी किया, पूरा फर्स्ट पीरियड का जब आपने बिजनेस किया उतनी देर वो आपके पास रहा। तो यू कैरीड इट फॉर 1 पीरियड। देन इसको हमने कितने टाइम तक कैरी किया, जब पूरा फर्स्ट वीक निकला, पूरा सेकंड वीक निकला, फिर थर्ड वीक में जाकर के ये 5 यूनिट्स बिकी। तो इसका मतलब कितना वीक कैरी किया, 1 और 2 वीक्स कैरी किया। तो कैरिंग कॉस्ट जो आएगी वो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कुछ 1 वीक रही, कुछ 0 वीक्स रही, कुछ 1 वीक, कुछ 2 वीक। ये कितना हो गया, 10 × 2.5 × 0, 15 × 2.5, इट वुड बी 37.5। दिस वुड बी 5 2 10, 25। इसको पूरा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62.5। तो 62.5 की तो मेरी क्या लग गई, कैरिंग कॉस्ट लग गई। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग गई, यहां गिवन है हमारे को 250 लगती है। इसका मतलब अगर मैं इस साइकिल से चलता हूं, इस तरह से बिजनेस करता हूं कि भाई 30 यूनिट मंगाएंगे
तो एक बार ऑर्डर मंगाने के 250 रुपये लगते हैं। वो कुरियर के हो सकते हैं, मेरा फ़ोन करना, मेरा एक आदमी को भेजना, उसका पेट्रोल लगना, 250 रुपीज़ का एक्सपेंस आता है। और फिर जब वो यूनिट्स मेरे पास पड़ी रहती है तो गोडाउन का एक्सपेंस आता है कैरिंग कॉस्ट में। तो वी हैव कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल मेरा इस पूरे में कितना खर्चा हो गया? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट किसकी है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि भाई मैंने कुछ मंगवाया, कुछ कैरिंग कॉस्ट आई, तो ये सारा मिला करके कितनी हो गई? 312। ये एग्जैक्टली अभी तो इतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी, आगे वाले मेथड्स में रेलेवेंट रहेगी, बट क्योंकि कैरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट इज रेलेवेंट टू ईओक्यू, तो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, हाउ कैरिंग कॉस्ट ऑपरेट्स, कौन सा सामान कितने टाइम के लिए रहा है। दिस विल सी इन लेटर ऑन मेथड्स। सो फॉर नाउ कैरिंग कॉस्ट क्या है? 2.5 पर यूनिट पर पीरियड। और पीरियड किसको कह रहे हैं हम? वीक को। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो हम इस पीरियड की जगह क्या लिख सकते हैं? वीक भी लिख सकते हैं। कि भाई एक वीक जब उसको कैरी करते हैं एक यूनिट को तो 2.5 रुपया लगता है। 10 यूनिट को एक वीक कैरी करेंगे तो 25 रुपया। 10 यूनिट को 2 वीक कैरी करेंगे तो 25 × 2 50 रुपया। दिस इज हाउ कैरिंग कॉस्ट वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट इश्यू इज कि ईओक्यू कितना रहेगा? डिमांड कितनी रहेगी? डिमांड कितनी है? पूरी 250 यूनिट्स। 30 and 50, 80, 120, 160, 175, 200, 250, पूरी 250 यूनिट्स की हमारी डिमांड है। कितने टाइम के लिए? 12 वीक्स के लिए। बट 2.5 पर यूनिट पर वीक। जब कैरिंग कॉस्ट एक वीक की है तो डिमांड भी एक वीक की होनी चाहिए। यहां हम क्या कहते हैं? डिमांड फॉर पीरियड। व्हाट इज द पीरियड? मेरे केस में हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं? एक वीक की बात कर रहे हैं। यहां पे हमारा क्या था? इट वॉज डिमांड 2.5 पर यूनिट पर पीरियड। और हमारे केस में अब इस पीरियड को हमने कितना मान लिया था? ये एक वीक का था। इसका मतलब जो भी कॉस्ट गिवन थी वो कितने की थी? एक वीक की गिवन थी। तो एक वीक की कितनी डिमांड है? अब ये तो पता नहीं पड़ेगा, 30 या 50 अलग अलग है। तो व्हाट वी कैन डू इज एक एवरेज डिमांड निकाल लेते हैं कितनी है। तो टोटल कितना है? 250। कितने वीक्स का? 12 वीक्स का। यस, रिमेंबर दिस इज इररिलेवेंट। EOQ model is based on 2AO upon C. Demand, ordering cost and carrying cost. This is ordering cost, this is carrying cost and this is demand. ओपनिंग स्टॉक की, लीड टाइम की EOQ में कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। EOQ is solely based on ordering cost, carrying cost and demand for that period. Which period? जिस पीरियड के लिए कैरिंग कॉस्ट आपको गिवन है। तो जब कैरिंग कॉस्ट एक वीक की है, दिस वॉज 2.5 पर यूनिट पर पीरियड, दिस वॉज फॉर वीक, एक वीक के लिए। तो हमारे भी यहाँ पर डिमांड भी किस के लिए लानी पड़ेगी? हमारे को एक वीक की लानी पड़ेगी। कितनी आ जाएगी एक वीक की डिमांड? टोटल कितना है डिमांड? 250 एंड दिस इज डेटा फॉर 12 वीक्स। तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 250 अपॉन 12, 250 अपॉन 12 विच इज 20.83, 20.83। इसका मतलब आपको पर वीक, पर पीरियड जो है वो जो जिसको हम वीक मान रहे हैं, पर वीक कितनी डिमांड चाहिए हमारे को? 20.83। तो 20.83, 20.83, 20.83 पर वीक चलती जाएगी। कभी वो 20.83 से ज़्यादा होगी, कभी वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, कभी 15, 10, 15 भी हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज 20.83 आप सप्लाई तैयार रखिए। 12 वीक्स में देयर विल बी हाइज, लोज, अप्स एंड डाउन्स, और वो अपने आप को मैच इवन आउट कर लेगी। सो दिस इज आवर डिमांड फॉर पीरियड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर पीरियड। अब अगर हम इससे EOQ निकालें तो वो EOQ कितना हो जाएगा? EOQ इज अंडर रूट ऑफ 2 डिमांड 20.83 2AO 250 अपॉन C विच इज 2.5। ये हो गया हमारा EOQ। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है? 250 डिवाइडेड बाय 2.5, 64.54।
ये आ रहा है आपका 64.54। नाउ EOQ इज 64.54। समझो इसको, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज मेरे को जो हमारा EOQ का पीरियड है, जितने टाइम के लिए भी मैं इसको यूज करूंगा, उसमें 64.54 की डिमांड है। ये तो डिमांड है ना, तो हम ऑर्डर भी कितना करेंगे, डिमांड के हिसाब से करेंगे। तो इसका मतलब अगर डिमांड हम फुलफिल करनी चाह रहे हैं 64.54 की, तो सामने वाले से कितना मंगाया जाए? आइडियली तो 64.54 मंगाया जाए, बिकॉज इट इज एन EOQ मॉडल। लेकिन जब हम लॉट साइजिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब 64.54 प्रैक्टिकली तो सामने से आएगा नहीं। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लॉट साइज 64.54 करने की बजाय कितना कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू EOQ कितना कर देते हैं, 65। जो लॉट साइज मैंने डिसाइड किया है वो मैंने 64.54 की जगह 65 डिसाइड कर दिया है कि मैं 65 के लॉट्स मंगा लूंगा, सो दैट 65 मंगवाएंगे, 64.54 सप्लाई कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर 64 मंगा लेते, लॉट साइज अगर 64 का ऑर्डर कर देते तो 64.54 सप्लाई कैसे करते? जब आई ही 64 है तो 64.54 सप्लाई तो की नहीं जा सकती। तो लॉट साइज 65 रख लेते हैं। वैसे भी हमने रिसर्च में, स्टैट्स में, मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि अप्रोक्सीमेशन के क्या मेथड्स होते हैं। तो लॉजिकली भी देखा जाए तो ये 64.54 पे जा रहा है। बट यस रिमेंबर, ये इतना होगा तो भी हम इसको कितना बनाएंगे, 66, क्योंकि कई जगहों पे हम सिर्फ अपवर्ड राउंडिंग ही यूज करते हैं। जैसे कि अब यहां पे मेरे को अगर 65.21 दूसरे को देना है तो मेरे को तो 66 ही लाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन सप्लाई 65.21। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी हमारा आ रहा है लॉट साइजिंग में हम क्या कर देंगे, उसको अपवर्ड राउंड करके राउंड ऑफ कर देंगे। तो कितने पे हुआ, 64.54 की जगह वो 65 हो गया। तो माई लॉट साइज बिकम्स 65। लॉट साइज अकॉर्डिंग टू EOQ, लॉट साइज अकॉर्डिंग टू EOQ इज 65। अब अगर हम इसके लिए MRP बनाएं तो MRP कैसी हो जाएगी, वीक डिमांड कितनी कितनी दी हुई है, डिमांड्स वी हैव 30, 50, 40, 30, 50, 40 डैश 15, 20, 20 डैश 10 डैश 15 एंड 50। ये तो हो गई हमारी डिमांड्स। और अब अगर हम इसकी MRP तैयार करने चले जाएं तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, MRP ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग लॉट साइज, किस हिसाब से, EOQ के हिसाब से, जो भी लॉट साइज आ रहा है उसके हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक इज 30 यूनिट्स। तो आई ऑलरेडी हैव 30, इस 30 में से ये 30 सप्लाई हो जाएगा, आपका क्लोजिंग कितना बनेगा, 0। जब आज क्लोजिंग 0 है तो नेक्स्ट वीक में ओपनिंग कितना बनेगा, 0। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मेरे को तो 50 सप्लाई करने, तो ये 50 सप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, यू नीड अ रिसिप्ट ऑफ 65। 65 की रिसिप्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉट साइज है जो हमने डिसाइड किया है इस मेथड से, यूजिंग लॉट साइजिंग यूजिंग EOQ मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड, वो कितना है, 65। तो 65 का लॉट आएगा, तो फिर 65 का एक ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ेगा। वो ऑर्डर कब प्लेस होता है, अकॉर्डिंग टू लीड टाइम ऑफ 1 वीक। तो एक वीक पहले हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे 65। नाउ ऑफ दी 65, 50 विल बी सप्लाइड और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 15। आज 15 क्लोजिंग हुआ है तो कल ओपनिंग भी कितना हो जाएगा, 15। अब इस 15 में से 40 तो सप्लाई हो नहीं सकती, व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल फॉर 65 मोर यूनिट्स। अब ये जो 65 यूनिट्स आ गई हैं तो ये टोटल कितना होगा, 65 एंड 15, 70, 80, 80 में से 40 हमने सप्लाई कर दिया तो बचा क्या, 40। ये 40 क्या होगा, कल ओपनिंग बन जाएगा, कुछ भी डिमांड नहीं है तो ये क्लोजिंग भी बन जाएगा। ये 40 कहाँ चला गया, यहाँ 15 सप्लाई कर देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 25। नेक्स्ट डे ओपनिंग विल बी 25, 20 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, 5। ये 5 यहाँ आ जाएगा, इस 5 में अब 5 से 20 तो सप्लाई हो नहीं सकता, तो व्हाट विल डू इज 65 का एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 65 का ऑर्डर प्लेस करने से क्या हुआ, 65 एंड 5 70, 70 में से 20 सप्लाई कर दोगे, बचेगा क्या,
50, ये 50 का विल अगेन हैव एन ओपनिंग स्टॉक, 50 का ही क्लोजिंग, 50 का ही ओपनिंग स्टॉक, 10 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा 40, 40 का ओपनिंग, 40 का क्लोजिंग, 40 का ओपनिंग करेंगे तो 40 में से 15 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या 25, अगेन 25। अब इस 25 से 50 तो सप्लाई होगा नहीं, तो यू विल बी नीडिंग अ रिसिप्ट 65 की। 65 की रिसिप्ट के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एक वीक पहले। यहाँ भी 65 की रिसिप्ट की थी तो एक ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ 65 की रिसिप्ट की थी, रिसिप्ट उसके लिए एक ऑर्डर, यहाँ रिसिप्ट तो आपने ले ली तो ऑर्डर भी जाएगा, इधर भी आपने रिसिप्ट ले ली तो एक ऑर्डर जाएगा, इधर रिसिप्ट ले ली तो ऑर्डर जाएगा। टोटल कितना हो गया 65, 70, 90, 90 में से 50 अगर आप सप्लाई कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना 40। तो ये हुआ हमारा एमआरपी यूजिंग लॉट साइज अकॉर्डिंग टू ईओक्यू। ईओक्यू ने हमारे को लॉट साइज कितना सब सजेस्ट किया था 65। अगर हम ये इसको कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा एमआरपी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए हैं। तो एमआरपी अगर हम देखें यूजिंग लॉट साइज, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्डर्स जाएंगे इन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 6th वीक एंड 11th वीक। अगर आप ये 65 के 4 ऑर्डर्स निकाल देते हैं तो आपके पास ईओक्यू के हिसाब से इस साइकिल को हम मीट कर सकेंगे। सो दिस वाज लॉट साइजिंग मेथड यूजिंग ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ये आई थी लेकिन हमने लॉट साइज 65 बना दिया जिससे कि इतना फुलफिल कर सकें। ये रहा हमारा एमआरपी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट एमसीपी मेथड followed by LUC, POQ and PPV. This was specifically EOQ method, lot sizing using EOQ method. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.